जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक प्रणालियां के बारे में। आर्थिक प्रणालियां कितनी प्रकार की होती हैं और या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं होती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। यानी हम अपने संसाधनों को आवंटन की समस्या होती है, क्या उत्पादन करें। फिर उसके बाद किस प्रकार से तकनीकी यूज करें, कैसे उत्पादन करें, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाएं या कैपिटल इंटेंसिव लगाएं। और तीसरा, वस्तु का हम डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए करें। ये एक अर्थव्यवस्था को डिसीजन लेना होता है। अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए, विकास करने के लिए, राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए एक अर्थव्यवस्था डिसीजन लेती है। लेकिन अर्थव्यवस्था किस प्रणाली पर काम करती है, उस प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरली हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद शक्तियों की एक शक्ति पूंजीवाद को ज्यादा प्रधानता दे रही थी और दूसरे देश या दूसरे दुनिया के देश कहते थे कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा जोर देने का काम करते थे। तो दो बड़ी महाशक्तियां थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभर के आई थी, जो एक पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही थी और दूसरा समाजवाद को बढ़ावा दे रही थी। और दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, दोनों के अपने अपने लाभ हैं और दोनों की अर्थव्यवस्था कर विकास करने के उद्देश्य अलग अलग हैं। जैसे यदि हम पूंजीवादी को जो बढ़ावा दे रहे थे उनकी हम बात करें, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और विकसित देश, ये पूंजीवादी देश के नाम से जाने जाते थे। आज तो लगभग सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ हैं। तो इनकी क्या डिफिनेशन है, इनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आर्थिक प्रणाली कौन है, क्या है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आज तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक संसाधनों पर अधिकार पूंजीपतियों का होता हो, तो वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भौतिक संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल होते हैं, यदि इन पर अधिकार पूंजीपतियों का है तो वो व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था कहलाती है। और यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के भौतिक साधनों पर समाज का या सरकार का या किसी केंद्रीय सत्ता का स्वामित्व होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इन दोनों का मिला जुला जो विशेषता है, यानी समाजवादी विशेषता के कुछ गुण और कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण जो सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो 1947 में आज़ाद होने के बाद जब प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई तो भारत में उत्पादन के साधनों को दो हिस्सों में बांटा गया, एक तरफ निजी क्षेत्र और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र। तो मिली जुली हमारे यहाँ व्यवस्था हुई तो इसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वह आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के सभी भौतिक साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है?
विशेषताएं क्या है? देखो, सबसे पहली विशेषता है ये मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मार्केट मैकेनिज्म पर काम करती है, मूल यंत्र पर काम करती है। किस पर? मूल यंत्र पर काम करती है। मूल यंत्र का मतलब क्या है? मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति, ये अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पर काम करती है, प्राइस मैकेनिज्म पर काम करती है। जिस वस्तु की मांग होगी उस वस्तु की ही पूर्ति होगी, और मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगी तो उस वस्तु की मार्केट के द्वारा कीमत तय हो जाएगी। यानी यहाँ पर सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा, जिस वस्तु की उपभोक्ता डिमांड करेगी उसी वस्तु का जो है यहाँ उत्पादन होगा, क्योंकि ये व्यवस्था किस पर लागू होती है? लाभ पर। ये इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। पूंजीवादी व्यवस्था में मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो जिस वस्तु में लाभ ज्यादा होगा उस वस्तु का उत्पादन होगा। वो संसाधन सबसे ज्यादा कहाँ लगेंगे? लाभ कमाने वाले वस्तुओं पर लगेंगे, और मांग और पूर्ति के द्वारा मूल्य यंत्र पर काम करेगा। तीसरा, इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण नहीं होता। सामाजिक कल्याण नहीं होता। इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण नहीं होता। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रतियोगिता पाई जाती है। जब एक इंडस्ट्री या एक फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करती है, एक इंडस्ट्री या एक फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करती है, यदि वो ज्यादा लाभ कमाती है तो उस लाभ से प्रेरित होकर दूसरा व्यक्ति उत्पादन में भाग लेगा और उस उसमें उस वस्तु का कंपटीटर बनेगा। यदि दोनों इंडस्ट्री भी लाभ ज्यादा कमाती है तो तीसरा उससे लाभ से प्रेरित होकर के यहाँ पर स्वतंत्र, यानी फर्मों का इस व्यवस्था में स्वतंत्र आगमन और निर्गमन होता है, यानी आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर किसी से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, जिसको प्रॉफिट दिखे उत्पादन करना शुरू कर दे। तो इस कंपटीशन से क्या होता है? इस कंपटीशन से वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, उत्पादन ज्यादा हो जाता है जिस चीज का, तो उस वस्तु सस्ती हो जाती हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? प्रतियोगिता से क्या हो जाता है? वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। सस्ती हो जाती हैं, और सस्ती हो जाने के साथ साथ अच्छी भी हो जाती हैं। अच्छी यानी क्वालिटी युक्त हो जाती हैं। कैसे? मान लो कोई एक जूता की कंपनी बनाए, वो जूता की कंपनी है, वो पहले 500 की लागत है और 1000 रुपये में बेच रहा है। तो दूसरा व्यक्ति आएगा, जूता की कंपनी लगाएगा और वो 500 में बनाएगा, 600 में बेचना शुरू कर देगा। तो जो पहली वाली कंपनी वो भी रेट गिरा देगा, क्योंकि उसके यहाँ कोई लेगा नहीं, तो 600 रुपये में वो भी बेचेगा। अब तीसरा व्यक्ति आएगा, कहेगा 500 में जूता बन रहा है, अब हम 550 में बेचेंगे। तो अब तीनों फर्मों को 550 में बेचना पड़ेगा। अब इस तरीके से क्या होता है? वस्तु की रेट मिनिमम हो जाती है, मार्केट प्राइस पर हो जाती है। डिमांड सप्लाई से क्या हो जाता है? बिल्कुल नीचे चला जाता है, तो वस्तुएं सस्ती हो जाती है। अब ये सस्ती हो गई कंपटीशन की वजह से। दूसरी बात देखो, यदि सेम वस्तु है और रेट भी सेम है, लेकिन क्वालिटियों में थोड़ा अंतर है, तो जिस वस्तु की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी वो वस्तु ज्यादा बिकेगा मार्केट में। तो ये कंपटीशन से क्या होता है? वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं और अच्छी हो जाती है। इसकी विशेषता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। और यहाँ पर क्या है? व्यवसाय चुनने का अधिकार होता है, व्यवसाय चुनने में स्वतंत्रता होता है, यानी आर्थिक स्वतंत्रता होती है। कैसी? आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। वो व्यवसाय चुन सकता है। क्या चुन सकता है? व्यवसाय। जो चाहे व्यवसाय करे, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, और कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। उसे बचत करने की स्वतंत्रता है, वो बचत कर सकता है। उसे निवेश करने की स्वतंत्रता है, वो निवेश कर सकता है, बचत कर सकता है, निवेश कर सकता है। जितना चाहे उतना बचत करे, जितना चाहे निवेश करे। यानी
धनी व्यक्ति और धनी होता जाता है, इसकी विशेषता धनी क्या होता है और धनी होता जाता है, और गरीब होता जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें डिमांड सप्लाई पर तय होते हैं। जिसके पास एक बार पूंजी है, जिसके पास बचत है, जिसके पास निवेश है, वही बचत से और इन्वेस्ट करेगा और लाभ कमाएगा, वो लाभ से धनी होता जाएगा। लेकिन गरीब के पास यदि बचत नहीं है तो वो दोबारा से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, दोबारा से इन्वेस्ट नहीं होगा तो उसका इनकम जनरेट नहीं होगा, उसका इनकम जनरेट नहीं होगा तो और गरीब का गरीब होता जाएगा। तो ये व्यवस्था कैसी है? ये व्यवस्था मार्केट ओरिएंटेड है, ये लाभ कमाने के लिए होता है, इससे सामाजिक कल्याण नहीं होता है, इसमें प्रतियोगिता पाई जाती है, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। धनी और धनी होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। ये विकसित अर्थव्यवस्था जहां पर संपन्नता अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहां पर ये व्यवस्थाएं सफल है। जहां पर उपभोक्ता जागरूक है, जहां पर शिक्षा का स्तर है, जहां पर एजुकेशन अच्छा है, ऐसी जगह ये व्यवस्थाएं सबसे अच्छी मानी जाती हैं और ये व्यवस्था वहां सफल होती है। अब दूसरी प्रणाली क्या है? दूसरी है समाजवादी अर्थ। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिस पे उत्पादन के साधनों पर अधिकार समाज का या सरकार का हो, तो ऐसी व्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार या समाज का हो, तो ऐसी व्यवस्था समाजवादी समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। ये व्यवस्था कहाँ लागू होती है? ये व्यवस्था उन क्षेत्रों में लागू होती है जहां पर सरकारें सभी को समान अधिकार देना चाहती हैं। सभी, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, सभी को क्या है? उत्पादन के साधनों पर समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो काम करे या ना करे, सबको जीने और खाने का हक है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तो जैसे जो रसिया है, चाइना है, ये इस मॉडल पर काम करते हैं। वहां पर सरकार ही सब कुछ होता है, क्योंकि समाज एक सरकार चुन लेती है, उसके बाद सरकार ही सब कुछ हो जाती है, सरकार ही माई बाप हो जाता है। वो जो तय कर दिया, सरकार ने कह दिया 2 बच्चे पैदा करो तो 2 ही बच्चे पैदा करना है, ज्यादा नहीं करना है, तो सरकार क्या हो जाती है? डिक्टेटरशिप हो जाती है सरकार। उसमें इस व्यवस्था में होता क्या है? सरकार सब कुछ, और उत्पादन के साधनों पर समान अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है? समान अधिकार हो जाता है, सभी का समान अधिकार होता है, समान अधिकार होता है, हर कोई क्या हो जाता है? बराबर होता है, बराबर होता है। कोई गरीब अमीर नहीं होता, कोई गरीब अमीर नहीं होता, हर कोई समाज के लिए बराबर होता है। कोई भूखे नहीं सो सकता, कोई, सरकार का ये उद्देश्य, कोई भूखा नहीं सोता है। ये सरकार गारंटी देती है। क्या देती है? सरकार गारंटी इस बात की देती है कि कोई काम करे या ना करे, उसके लिए गारंटी है, क्योंकि सामाजिक कल्याण की योजनाएं होती है, समाज कल्याण की योजनाएं होती हैं, समाज कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब इसकी विशेषता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। क्योंकि यहाँ पर जो काम करता है
वो भी इनकम कमाता है, और जो नहीं काम करता है उसको भी सरकार घर बैठे राशन, घर बैठे सारी सुविधाएं देता है। तो ये इसकी विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की, जो संसाधन समाज के हाथों में होता है। अब इसके बाद तीसरी, इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिश्रित है, जिसे मिश्रित ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ लागू होती है? वहां लागू होती है जहां पर संसाधन संपन्न हो, अर्थव्यवस्था में जो एजुकेशन का स्तर है थोड़ा सा अलग अलग हो, एक लेवल के लोग ना हो, एजुकेशन थोड़ा पिछड़ा स्थिति में हो, लेकिन अर्थव्यवस्था संपन्न हो, उसके पास खूब ज्यादा संपन्नता हो, उसके पास पेट्रोलियम अच्छा हो, उसके पास जो है प्राकृतिक संसाधन अच्छे हों, उसके पास हर चीज उपलब्धता हो, लेकिन समाज क्या हो उतना ज्यादा जागरूक ना हो, तो ये व्यवस्था वहां पर सफल होती है। तो दूसरा, इसके बाद इन दोनों का मिला जुला जो भारत में अपनाया गया उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था एकदम सिंपल परिभाषा, किताबी भाषा जानने से अच्छा है एकदम सिंपल भाषा आप याद रखो। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी हम आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप जब ये लेक्चर सुने उसके बाद जब किताबें पढ़ें तो आपको अच्छा लगे। एकदम सिंपल देसी भाषा में बात करते हैं आपसे। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? वह अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषता पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसकी क्या विशेषता है? इसमें नंबर एक विशेषता क्या है? इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है, दोनों की भागीदारी होती है। निजी यानी प्राइवेट की और सार्वजनिक यानी सरकारी, दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होती है। आर्थिक संसाधन कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है और कुछ सार्वजनिक व्यक्तियों के हाथ में होता है, तो ये दोनों की भागीदारी होती है। जैसे टीवी, कूलर, पंखा, जो कम जरूरी वस्तु है वो निजी के हाथों में होता है, जहां पर ज्यादा पूंजी की जरूरत है, जहां पर बहुत एसेंशियल जरूरत है वहां सरकार की जरूरत होती है, जैसे रोड बनाना, पार्क बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सब सरकार के हाथों में होता है। तो आर्थिक साधन दो लोगों के हाथों में बटा होता है, या निजी और सार्वजनिक दोनों के हाथों में। दूसरा समाजवाद और पूंजीवाद, पूंजीवाद दोनों की विशेषता, दोनों की विशेषता पाई जाती है। कैसे? समाजवाद जन कल्याण के लिए काम करता है। समाजवाद किसके लिए? जन कल्याण के लिए, यानी कोई भूखा नहीं सो सकता, कोई भूखा नहीं सोए, ऐसा काम करना है। गरीब के लिए भी काम करना है और अमीर के लिए काम करना है, जन कल्याणकारी काम करना है। पूंजीवाद क्या है? मार्केट मैकेनिज्म पर, जो ज्यादा मेहनत करे वो ज्यादा पैसा कमाए। पूंजीवाद का मतलब क्या है? जो ज्यादा मेहनत करे वो ज्यादा पैसा कमाए। ठीक है, तो ये इस पर ध्यान रखता है। ये कल्याणकारी काम करता है और ये जो है सेल्फ इंटरेस्ट, लाभ पर काम करता है। ये तो दोनों की विशेषता होनी चाहिए इसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो आपने देखा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में आपको सरकारी कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट यानी निजी कॉलेज भी मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ निजी हॉस्पिटल मिलेगा, आपको सरकारी पार्क के साथ साथ निजी पार्क मिलेगा, सरकारी बस मिलेगा और निजी बस मिलेंगे, प्राइवेट बस मिलेंगे, हर चीज। हाँ, सरकारी मेडिकल मिलेगा,
तो हाँ हाँ जो है प्राइवेट मेडिकल में मिलता है। यहाँ पर दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ समाजवाद और जो है पूंजीवाद दोनों की विशेषता पाई जाएगी। तो हर क्षेत्र में यदि आपको कंपनी कोई स्थापित करना है, कोई फर्म स्थापित करना है, तो क्या होगा, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार से डायरेक्ट आप जो है कोई ऐसे स्वतंत्रता नहीं होती, व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं होती समाजवाद में। व्यवसाय जो सरकार चाहती है वही चुन सकते हैं। तो यदि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में है तो हमें कोई व्यवसाय करना है तो उससे हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सरकार लाइसेंस देगी तो हम कोई विशेष उद्योग का स्थापना कर सकते हैं, कोई फर्म लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझ गए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, और इन दोनों का मिला जुला मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और दुनिया के जो तमाम देश हैं लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ रुख हो रहा है उनका, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ वो कार्य कर रहे हैं। तो और यदि हम इसमें देखें भारत में, तो 1948 में जब 6 जुलाई को प्रथम औद्योगिक नीति आई थी, तभी भारत के संसाधनों को दो बड़े भागों में बांट करके पूंजीवाद और समाजवाद यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देकर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। और लगभग 50 साल, 90 वर्ष तक, 1990 यानी 50 साल तक भारत में समाजवाद पर ज़्यादा जोर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो है संसाधन समाज के पास था, सरकार के पास था। बहुत कम प्राइवेट व्यक्ति उसमें सक्रिय हुआ करते थे। और लेकिन 1990 के दशक के बाद भारत में प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी मॉडल आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत में ये व्यवस्था लागू हुई तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होने लगा। देखिए सरकारें अब क्या करती हैं, धीरे धीरे हर चीज को प्राइवेट की तरफ ले जाती हैं। ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, इफिशिएंसी जनरेट करती है, मार्केट मैकेनिज्म पर काम करता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है वो ज़्यादा इनकम कमाता है, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है वो और देश ग्रोथ करता है। समाजवाद में क्या होता है, इसमें जो है फ्री की चीज़ें ज़्यादा मतलब प्रोवाइड करती हैं सरकारें। फ्री का राशन, फ्री का सारी चीज़ें सुविधाएं, फ्री का जो है सामाजिक कल्याण की योजनाएं चालू करती हैं। तो जब भी कोई भी अर्थव्यवस्था मजबूत की तरफ बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय इनकम और रोजगार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वो अर्थव्यवस्था चाहती है हम पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ शिफ्ट हों। तो 1990 के दशक के बाद भारत की अर्थव्यवस्था भी पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है। लगभग ये मान के चलिए 70-80% भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की तरफ बढ़ चुकी है, 10-20% ही समाजवाद की तरफ बची हुई है। तो इसीलिए जो है उससे 1990 के दशक से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। क्या थी? कंट्रोल इकोनॉमी। अब जो है खुली अर्थव्यवस्था की तरफ अब हम दुनिया से व्यापार और अन्य चीज़ों को बढ़ा दिए हैं। तो अब हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी, आई होप आप समझ गए होंगे। अब ज़्यादा इस पे लेक्चर सही नहीं है, क्योंकि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और इतना ही सही है, इतना ही जानिए। और की क्लासों में फिर चर्चा करेंगे, फिर कभी आप आगे की कक्षाओं में जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में इसकी एग्जाम्पल लेकर के और अच्छे से समझेंगे। तो थैंक यू सो मच।